हेलो स्टूडेंट्स। तो देखिए, लास्ट लेक्चर में हमने अपने चैप्टर मोल कॉन्सेप्ट में बात की थी अबाउट किसके बारे में। मोल कॉन्सेप्ट हमने स्टार्ट कर दिया था, ठीक है। हमने फाइंड आउट किया था कि कैसे हम मोल्स को कैलकुलेट कर सकते हैं, क्या उसके फॉर्मूले थे, गिवन मास अपॉन मोलर मास। एक तो ये फॉर्मूला मैंने आपको बताया था। इसके अलावा एक फॉर्मूला और मैंने आपको बताया था कि अगर नंबर ऑफ पार्टिकल्स दिए हुए हो तो गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइड बाई Na, उससे आप क्या निकाल सकते हो, मोल्स निकाल सकते हो, ठीक है। और हमने आपस में कन्वर्जन देख लिए थे, मतलब मोल्स से एटम कैसे निकालते हैं, मोलिक्यूल्स कैसे निकालते हैं, ठीक है ना। वो सब चीज़ें हमने देख ली थी। कुछ और क्वेश्चंस आज हम ट्राई करेंगे, ठीक है, ताकि आपकी थोड़ी क्या हो, प्रैक्टिस हो, ठीक है, और थोड़ा वो जो भी कन्फ्यूजन हो वो दूर हो जाए। क्लियर है? चलिए, तो लास्ट लेक्चर में जो हमने बात की थी उसी को आगे स्टार्ट करते हैं। अगर मैं आपको कहूँ, जैसे मैं लिखता हूँ वन मोलिक्यूल H2SO4, ठीक है। मैंने लिखा है वन मोलिक्यूल H2SO4। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब मैं कह सकता हूँ कि एक मोलिक्यूल H2SO4 में आपके हाइड्रोजन कितने एटम है? 2 एटम है, 2 हाइड्रोजन एटम लिख सकता हूँ, ठीक है। सल्फर कितने आपके पास? एक, मैं लिखता हूँ 1 सल्फर एटम, ठीक है। या फिर मैं ऑक्सीजन काउंट करूँ तो कितने? 4 ऑक्सीजन एटम, 4 ऑक्सीजन एटम, ठीक है। 4 ऑक्सीजन एटम है ये, ठीक है ना, ध्यान रखना। आप चाहो तो ऑक्सीजन एटम ऐसे लिख लो, नहीं तो आप 40 एटम लिख दोगे। 4 ऑक्सीजन एटम। जो लास्ट में हमने क्वेश्चन किया था उसी को एक दूसरे तरीके से भी हम देखते हैं कि कैसे हम मॉलिक्यूल से एटम्स और मोल्स वगैरह फाइंड आउट करते हैं, ठीक है ना। इन सबको मैं क्या करता हूँ, Na से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। किससे? Na से मल्टीप्लाई बाई Na। सबको अगर मैं कर दूं तो मैं इसको लिख सकता हूं, जैसे ही मैं इसको Na से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या मैं इसको इस तरह लिख सकता हूं, 1 मोल H2SO4, क्योंकि 1 मोल मतलब Na पार्टिकल्स जो क्या हो सकते हैं, मोलिक्यूल्स हो सकते हैं, ठीक है। तो अगर मैंने Na से मल्टीप्लाई किया तो Na मोलिक्यूल्स हो जाएंगे H2SO4 के, मतलब 1 मोल H2SO4, ठीक है। इसको भी Na से मल्टीप्लाई करूंगा, 2 है यहाँ पे, मतलब 2 Na, या अगर सिंपल में कहूँ तो मैं कह सकता हूँ 2 मोल हाइड्रोजन एटम आपके पास होंगे। अगर मैं बात करूँ सल्फर के लिए तो Na से मल्टीप्लाई करूँगा तो 1 मोल सल्फर एटम। और ऑक्सीजन के लिए लिखूँ तो मैं क्या लिख सकता हूँ, 4 मोल ऑक्सीजन एटम। क्लियर है? क्या मैं इस तरह से लिख सकता हूँ? कोई दिक्कत किसी को? हमने क्या किया, सबको Na से मल्टीप्लाई कर दिया, इसको भी Na से, इसको भी Na से मल्टीप्लाई किया हमने, इसको भी मल्टीप्लाई किया Na से, ठीक है। सबको मल्टीप्लाई किया है Na से, ठीक है। तो ये Na मोलिक्यूल्स हो जाएंगे, और Na मोलिक्यूल्स मतलब 1 मोल। ये 2 Na मोलिक्यूल्स, 2 Na एटम हो जाएंगे, 2 Na मतलब 2 मोल हो गए। ये हो जाएंगे Na सल्फर एटम मतलब 1 मोल सल्फर एटम। ये हो जाएंगे आपके 4 Na ऑक्सीजन एटम मतलब 4 मोल ऑक्सीजन एटम। क्लियर है? तो देखिए, यहाँ से हम एक चीज़ है जो ध्यान रख सकते हैं कि अगर आपको पास मोल्स दिए हो, मतलब 1 मोल H2SO4 है, तो मैं ये बोल सकता हूँ कि उसमें 2 मोल क्या होंगे, हाइड्रोजन एटम होंगे। जिस तरह से एक मोलिक्यूल में 2 हाइड्रोजन एटम होते हैं, वैसे ही 1 मोल H2SO4 में 2 मोल क्या होंगे, आपके हाइड्रोजन एटम होंगे, 1 मोल सल्फर एटम होगा, और 4 मोल किसके होंगे, ऑक्सीजन के होंगे, ठीक है। ये चीज़ है। देखो, मैंने आपको क्वेश्चन दिया था, कौन सा, 3.6 ग्राम, 36 ग्राम दिया था, ठीक है। 36 ग्राम ग्लूकोज, उसमें आपको निकालने थे एटम्स, मॉलिक्यूल्स वगैरह, ठीक है। तो 36 ग्राम ग्लूकोज मतलब 0.2 मोल ग्लूकोज, मीन्स C6H12O6। क्लियर है? चलिए, अब मैं देखता हूँ, देखिए 1 मोल ग्लूकोज, इसमें एटम कितने हैं आपके पास, कार्बन की बात करें तो मैं लिख सकता हूँ 6 मोल कार्बन एटम, और ये किसके इक्वल होगा, 12 मोल हाइड्रोजन एटम।
या मैं क्या लिख सकता हूँ 6 मोल ऑक्सीजन एटम। क्या मैं लिख सकता हूँ इसको इस तरह से? बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक है, आपके पास है 0.2 मोल ग्लूकोज, 1 मोल में इतने हैं, तो 0.2 में क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 0.2 से, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 0.2 से, और इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 0.2 से। ठीक है, अगर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने हैं, एटम्स आएंगे यहाँ पे, एटम्स निकालने हैं तो 0.2 मोल है, 1 मोल में होते हैं Na, तो 0.2 Na से मल्टीप्लाई कर दो, ये आ जाएगा आपके पास 1.2 Na, किसके, कार्बन एटम। इसको 0.2 Na से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 2.4 Na हाइड्रोजन एटम, और इसको 0.2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.2 Na ऑक्सीजन एटम। तीनों हमने सिंगल सिंगल निकाल लिए, और अगर आपको टोटल चाहिए तो क्या करो, तीनों को ऐड कर दो, टोटल हो गए 4.8 Na टोटल एटम्स। तो टोटल एटम्स निकल गए, इंडिविजुअल एटम्स निकल गए, और इसके मॉलिक्यूल्स भी निकल गए आपके पास 0.2 मोल्स। ठीक है, तो Na से इसको मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, ये तो 1 के लिए था, आपके पास कितना है 0.2, तो 0.2 Na आपके पास क्या हो जाएंगे, ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे। क्लियर है? तो ये तरीका भी है, इससे भी आप क्या कर सकते हो, आंसर फाइंड आउट कर सकते हो। दोनों तरीके आपको आने चाहिए। क्लियर है? तो जो आपको अच्छा लगे उसके हिसाब से आपको क्वेश्चंस को सोल्व करना है। ठीक है, अब देखिए कुछ क्वेश्चंस करते हैं हम इसके ऊपर बेस्ड, ताकि आपकी थोड़ी सी क्या हो, प्रैक्टिस हो। चलिए क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन कह रहा है कैलकुलेट नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम atoms in 34.2 gram Al2SO4 होल थ्राइस। ठीक है, Al2SO4 होल थ्राइस में आपका वेट दिया है 34.2 ग्राम, उसमें नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स कितने हैं वो आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, वीडियो को पॉज कीजिए और ट्राई करके बताइए मुझे, किया सोल्व? चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो आप क्या निकालिए कि आपके पास मोल्स कितने हैं Al2SO4 की। अगर हम बात करें 1 मोल Al2SO4 होल थ्राइस, इसमें आपके पास ऑक्सीजन कितने हैं, 4 × 3 दैट इज 12 मोल क्या होंगे, ऑक्सीजन एटम होंगे। क्लियर है? चलिए आपके पास कितने मोल है निकालिए। मोल्स अगर मैं यहाँ निकालूँ, मास, गिवन मास कितना है 34.2 डिवाइड बाय मोलर मास, मोलर मास अगर आप इसका निकालोगे वो आएगा 342, तो आपके पास मोल्स आएंगे 0.1 मोल। ठीक है, तो अगर आपके पास 0.1 मोल है Al2SO4 होल थ्राइस, तो इसको आप 1.2 मोल ऑक्सीजन एटम बोल सकते हो, और 1 मोल में होते हैं Na एटम, तो 1.2 में कितने हो जाएंगे आपके पास, मल्टीप्लाई बाय Na कर दीजिए, दैट इज 1.2 Na ऑक्सीजन एटम्स। क्लियर है? इस टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं, इजी रहते हैं, थोड़ा बहुत आपको ध्यान रखना पड़ता है। चलिए एक और वैरायटी का क्वेश्चन करते हैं हम। आपको कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट दी मास ऑफ ऑक्सीजन एटम इन 16 ग्राम SO3। अब आपको नंबर ऑफ एटम्स कैलकुलेट नहीं करने, मास कैलकुलेट करना है। ठीक है, कि भैया इतने ग्राम SO3 है, उसमें ऑक्सीजन का मास कितना है।
ठीक है ना। तो इंडिविजुअल एटम्स निकाल लो और देख लो अपने हिसाब से, ठीक है। फिर मैं तो बताऊंगा इसी, एक बार आप वीडियो को पॉज करके ट्राई कीजिए। चलिए किया कैलकुलेट हुआ, स्टार्ट करते हैं। देखिए तो देखिए मास पूछा है ऑक्सीजन का, ठीक है ना। सबसे पहले तो क्या कीजिए, इसके मोल्स निकाल लीजिए। SO3 के मोल्स कितने हैं, मोल्स गिवन मास अपॉन मोलर मास। SO3 का मोलर मास होता है 80, तो ये आएगा आपके पास 48 प्लस 32 80, ठीक है ना। हाँ 80, 1/5 मोल्स। क्लियर है। चलिए अब देखिए सिंपल तरीका है। अगर मान लो मैं इसको सोल्व करूं तो मैं कह सकता हूं कि अगर 80 ग्राम इसका क्या है टोटल मास है, इन 80 ग्राम SO3 ऑक्सीजन कंटेन, इसका एक मोल ले लेता हूं जिसमें 80 ग्राम है, तो उसमें ऑक्सीजन कितनी होगी, ऑक्सीजन के 3 एटम हैं, तो 16 इंटू 3 मीन्स 48 ग्राम क्या होगी आपके पास ऑक्सीजन होगी, और 32 ग्राम क्या होगा सल्फर होगा, ठीक है। ये हमने देख लिया यूनिटरी मेथड से। अब आपके पास क्या है, कितना ग्राम है, 16 ग्राम SO3 ऑक्सीजन कंटेंट जो होगा कितना हो जाएगा, 48 डिवाइड बाई 80 इंटू 16, सिंपल। 16 से गया 5 टाइम्स, 48 डिवाइड बाई 5 दैट इज 9.6 ग्राम। तो आपके पास 16 ग्राम SO3 है, उसमें ऑक्सीजन कितना प्रेजेंट है 9.6 ग्राम, बाकी क्या होगा सल्फर प्रेजेंट होगा, ठीक है ना। तो सिंपल है, इस तरीके से आप कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्लियर है। चलिए आई होप क्लियर होगा, इसे नोट कीजिए। फिर कुछ और क्वेश्चंस हम ट्राई करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन कह रहा है व्हाट मास ऑफ SO2 will contain 1.2 Na ऑक्सीजन एटम, ठीक है। SO2 के कितने मास में आपके पास ऑक्सीजन के 1.2 Na एटम्स होंगे, ठीक है। हर बार थोड़ा लैंग्वेज का फेर है, आप थोड़ा समझ के रुक के क्वेश्चन कीजिए। ऐसा नहीं कि एक बार में क्वेश्चन हो जाएगा, 2 बार ट्राई कीजिए, 3 बार ट्राई कीजिए, आपके पास पावर है, पोस्ट कीजिए, ठीक है ना। पर क्वेश्चन को अलग अलग तरीके से ट्राई करने की कोशिश कीजिए, तभी आपसे क्वेश्चंस हो पाएंगे। इसको सोल्व कीजिए, बताइए मुझे। चलिए देखिए, अगर मैं बात करूं व्हाट मास ऑफ SO2 विल कंटेन 1.2 Na ऑक्सीजन एटम, तो अगर मैं कहूं 1 मोल SO2 कंटेन, उसमें आपके पास कितने ऑक्सीजन एटम होंगे, 2 मोल ऑक्सीजन एटम, 2 मोल ऑक्सीजन एटम, मतलब 2 मोल मीन्स आपका 2 Na ऑक्सीजन एटम किसमें होंगे आपके, इसमें। इसका मीनिंग यही है, 2 मोल मीन्स 2 Na ऑक्सीजन एटम, ठीक है। तो 2 Na ऑक्सीजन एटम है तो 1 मोल SO2 है, और आपको कितना दिया है 1.2 Na, तो 1.2 Na ऑक्सीजन एटम है, तो आपके पास जो SO2 होगा वो कितना होगा 1/2 इंटू 1.2 दैट इज 0.6 मोल SO2, ठीक है। 1 मोल में 2 मोल होते हैं, 1.2 Na में कितने होंगे आपके पास 0.6 मोल SO2 होगा, ठीक है। अब यहाँ से मास निकालना है, इसको मोलर मास से मल्टीप्लाई कर दीजिए। SO2 का मोलर मास 32 + 32 64
इंटू 64 कर दीजिए, 64 इंटू 6 384, ठीक है। ये आ जाएगा आपके पास 38.4 ग्राम। तो 38.4 ग्राम SO2 में आपके पास ऑक्सीजन के 1.2 Na क्या होंगे, एटम्स होंगे। क्लियर है। लैंग्वेज का फेयर है। देखिए मैं बोल रहा हूँ आपको बार बार, लैंग्वेज को ही आपको समझना है। हर बार आपको डिफरेंट वैरायटी के क्वेश्चंस ही मिलेंगे, ठीक है ना, सेम वैरायटी के क्वेश्चंस नहीं मिलेंगे। चलिए इसे नोट कीजिए, फिर एक क्वेश्चन और करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट मास ऑफ H2SO4 will contain 80 ग्राम ऑक्सीजन, ठीक है। व्हाट मास ऑफ H2SO4 will contain 80 ग्राम ऑक्सीजन। चलिए सोल्व कीजिए, करें स्टार्ट। देखिए 80 ग्राम ऑक्सीजन, 80 ग्राम ऑक्सीजन आपको दिया है, इसका मतलब क्या है, 80 डिवाइड बाई 16 अगर मैं करूं तो मतलब मेरे पास 5 मोल ऑक्सीजन एटम्स प्रेजेंट हैं। क्लियर है, ठीक है। अगर आप इसको O2 लेकर के करते हो, कितना, O2 लेकर के, ऑक्सीजन मीन्स O2, तो यहाँ 80 डिवाइड बाई 32 करोगे तो आपके पास 2.4 मोल ऑक्सीजन मोलिक्यूल्स आ जाएंगे, ठीक है। आंसर उससे भी सेम ही आएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो O लेके करो या O2 लेके करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बट O लेके करना ईजी पड़ता है, ठीक है ना, सिंगल एटम रहता है इसलिए। तो यहाँ से आपके पास आ गए 5 मोल ऑक्सीजन एटम। अब अगर हम बात करें 1 मोल, मतलब आपके पास 5 मोल ऑक्सीजन एटम है, ठीक है। तो 1 मोल H2SO4 कंटेन, 1 मोल H2SO4 में आपके पास ऑक्सीजन कितने हैं, 4 मोल है, 4 मोल ऑक्सीजन एटम, ठीक है। और आपके पास है 5 मोल ऑक्सीजन, तो उसमें से हम निकाल लेते हैं कि हमारे पास H2SO4 के कितने मोल्स बनेंगे। और आपके पास है 5 मोल ऑक्सीजन एटम, उससे आपके पास जो H2SO4 आएगा वो कितना आएगा, 1/4 इंटू 5, 4 से है 1 तो 1 से होगा 1/4 और 5 से होगा 1/4 इंटू 5, दैट इज 1.25। कोई दिक्कत नहीं है, 5/4 लिख लीजिए आप, मोल H2SO4, ठीक है। और मास निकालना है, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए किसके, मोलर मास से। H2SO4 का मोलर मास 98 होता है, ठीक है। तो ये आ जाएगा 5/4 इंटू 98, ठीक है। 2 टाइम्स जाएगा, ये हुआ आपका 49, 49 इंटू 5 245, ठीक है, डिवाइड बाई 2, ये आ जाएगा आपके पास 122.5 ग्राम, ठीक है। तो H2SO4 का कितना मास होना चाहिए, 122.5 ग्राम। क्लियर है। चलिए इसे नोट कीजिए, फिर एक क्वेश्चन और करते हैं। चलिए देखिए इतने क्वेश्चन हो गए हैं अभी, अब तक आपको समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है ना। अगर मान लो आपने स्टार्टिंग में 2-4 क्वेश्चन में गलती भी की होगी तो अब तक तो आप समझ गए होंगे कि कैसे क्वेश्चंस को सोल्व करना है, ठीक है ना। इसलिए मैं बोल रहा था गलती करना कोई गलत बात नहीं है, पोज करो, गलत करो, ताकि बाद में आप क्या करो, सही कर सको क्वेश्चंस को, ठीक है ना। तो हम कह सकते हैं, अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, व्हाट मास ऑफ H3PO4 will contain 0.25 moles of oxygen atom, ठीक है। अब आपको ये क्वेश्चन दिया है, ठीक है, पहले लैंग्वेज चेंज ही, पहले मास दिया था, अब मोल्स दे दिए, ठीक है, लैंग्वेज चेंज है, पोज कीजिए, ट्राई कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए सिंपल सी बात है, हम बात करते हैं 1 मोल H3PO4, 1 मोल H3PO हमें क्या देता है, 4 मोल ऑक्सीजन एटम,
क्लियर है, ये देता है। तो 1 मोल ऑक्सीजन एटम के लिए हमें कितना मोल H3PO4 चाहिए? 1/4 मोल H3PO4, ठीक है। हमारे पास कितना मोल है? 0.25 मीन्स 1/4, तो 1/4 मोल ऑक्सीजन एटम, उसके लिए हमें H3PO कितना चाहिए? 1/4 इंटू 1/4 मोल H3PO4। बस अब क्या निकालना है? मास निकालना है। इसको मल्टीप्लाई कीजिए इससे, मोलर मास से। 31 + 3 34 प्लस 16 इंटू 4 64 8 9 98, मल्टीप्लाई कीजिए 98 से, तो ये आ जाएगा 98 डिवाइड बाई 16, तो 6 पॉइंट समथिंग आ जाएगा आपके पास, लगभग आ जाएगा 6.1 के आसपास आप मान लीजिए, ठीक है। तो इस टाइप से आपको डिफरेंट वैरायटी के क्वेश्चंस होते हैं, ये केवल लैंग्वेज चेंज कर दी जाती है। बाकी आपने एक बार तरीका सीख लिया तो फिर आपके लिए इजी रहेगा, ठीक है ना। चलिए इसको एक बार नोट कीजिए, फिर हम आगे की बात करते हैं। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं कि अगर वॉल्यूम दिया हो और वॉल्यूम से हम कैसे मोल्स फाइंड आउट करते हैं, उसके बारे में हम बात करते हैं। मोल्स फाइंड आउट करने के लिए हमने 2 फॉर्मूले तो देख लिए, एक और फॉर्मूला है जो हम वॉल्यूम से निकालते हैं, ठीक है। उसको कैसे फाइंड आउट करते हैं, उससे पहले हम एक इक्वेशन देखते हैं जिसे हम बोलते हैं आइडियल गैस इक्वेशन। क्या बोलते हैं? आइडियल गैस इक्वेशन, ठीक है। आइडियल गैस इक्वेशन जो होती है ये होती है आपके पास PV = nRT। क्या होती है? nRT, ठीक है। और ये एप्लीकेबल होती है क्योंकि नाम में ही गैस लिखा है, तो ये इक्वेशन किसके लिए अप्लाई होती है? केवल और केवल गैस के लिए। सॉलिड और लिक्विड के लिए काम में इसको हम नहीं लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो P होता है, P को हम बोलते हैं प्रेशर, ठीक है। इसकी डिफरेंट यूनिट्स होती है जो आपको ध्यान रखनी है। जैसे अगर आपको दिया है 1 atm दिया है, इसको अगर हमें बदलना है पास्कल में, तो 1.01325 इंटू 10⁵ पास्कल, ठीक है। यूनिट कन्वर्जन है पास्कल, इसकी क्या SI यूनिट होती है, ठीक है। तो हमारे क्वेश्चंस में कभी कभी ATM में दिया है तो ठीक है, पास्कल में दिया है तो फिर उसको कन्वर्ट करना पड़ता है ATM में, ठीक है ना, हो जाता है। या फिर एक और यूनिट होती है दैट इज बार। 1 ATM = 1.0132 और 1.013 बार, ठीक है। तो ये 2 यूनिट हैं जो आपको ध्यान रखनी है। प्रेशर के लिए हम काम में लेंगे न्यूमेरिकल्स में ATM या बार, ठीक है। तो आपस में आपको कन्वर्जन करना आना चाहिए, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट थिंग है वॉल्यूम। V स्टैंड्स फॉर वॉल्यूम, ठीक है। वॉल्यूम की बात करें तो SI यूनिट होती है वॉल्यूम की मीटर क्यूब। क्या होती है? मीटर क्यूब। यहाँ पर हम काम में लेते हैं लीटर में। तो देखिए अगर हम बात करें 1 मीटर क्यूब, वो किसके इक्वल होता है? वो इक्वल होता है आपके 1000 लीटर के, और 1000 लीटर इक्वल होता है 1000 डेसीमीटर क्यूब के। मैंने आपको पहले ही बताया था वॉल्यूम का बारे में, ठीक है ना। तो ये चीज़ें जो आपको ध्यान रखनी है कन्वर्जन। इसके अलावा अगर हम बात करें 1 लीटर इक्वल होता है आपके 1 डेसीमीटर क्यूब के, क्योंकि यहाँ से दिख रहा है 1000 लीटर बराबर 1000 डेसीमीटर क्यूब है। इट मीन्स 1 लीटर इक्वल टू 1 डेसीमीटर क्यूब है। ये 1000 ml के बराबर भी होता है, हमें पता है 1 लीटर में 1000 ml होते हैं, और 1 ml को हम 1 सेंटीमीटर क्यूब लिखते हैं। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 1000 सेंटीमीटर क्यूब दैट इज cc, ठीक है। तो ये 2 यूनिट कन्वर्जन ये भी आपको पता होना चाहिए कि कैसे हम लीटर को ml में कन्वर्ट करते हैं और ml को लीटर में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। जैसे आपको लीटर में वॉल्यूम दिया है, ml में लिखना है तो मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। जैसे 2 लीटर है, ml में निकालना हो तो 1000 से मल्टीप्लाई कर दो। आपको दिया है 500 ml और आपको निकालना है लीटर में, तो क्या करो? डिवाइड कर दो किससे? 1000 से, तो किस में आ जाएगा? लीटर में आ जाएगा, ठीक है ना। कन्वर्जन है, आई एम श्योर थोड़े बहुत तो आपको पता ही होंगे अब तक, ठीक है ना।
नेक्स्ट एन, एन का मतलब होता है आपका नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है, वो क्वेश्चन में रहते हैं दिए हुए 1 2 3 4 जो भी है, या फिर निकालने रहते हैं। टी, टी के बारे में बात करें तो टी क्या है, टेम्परेचर। और टेम्परेचर हम यहाँ पे इस पूरी केमिस्ट्री में कौन से यूनिट में काम में लेते हैं, केल्विन के अंदर, ठीक है। मैंने आपको बताया था अगर आपको डिग्री सेल्सियस में दिया है तो आप उसमें क्या मल्टीप्लाई क्या ऐड कर दीजिए 273 प्लस जो भी डिग्री सेल्सियस में आपको दिया है टेम्परेचर, तो वो आपके आ जाएगा किस में, केल्विन में, ठीक है ना। आपको मान लो 27 डिग्री सेल्सियस दिया तो 27 को ऐड कीजिए 273 में, तो केल्विन में वो टेम्परेचर कितना हो जाएगा, 300 केल्विन, ठीक है ना। चलिए यही हम काम में लेंगे। नेक्स्ट जो है दैट इज आर। आर को हम बोलते हैं यूनिवर्सल कांस्टेंट, क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल कांस्टेंट, ठीक है। ये थोड़ा सा नया हो सकता है आपके लिए। तो यहाँ हम दो चीज़ें, दो वैल्यू काम में लेंगे आर की। जो आर की फर्स्ट वैल्यू दैट इज 8.314 जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स, ठीक है, ये यूनिट है। और आर की एक और यूनिट होती है दैट इज 0.0821 एटीएम लीटर केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स, ठीक है। आर की दो यूनिट आपको न्यूमेरिकल्स में काम में लेनी पड़ती है। अपना जो चैप्टर है मोल कॉन्सेप्ट, उसमें हम ये ऊपर वाली वैल्यू को काम नहीं लेते हैं, ठीक है। हम केवल ये वाली वैल्यू को काम में लेते हैं। और इस वैल्यू को काम में लेने टाइम ये आपको ध्यान रखना है कि जो आपका प्रेशर है वो एटीएम में होना चाहिए और जो वॉल्यूम है वो किस में होना चाहिए, लीटर में। तब हम आर की वैल्यू को ये काम में लेते हैं, ठीक है। और अगर नहीं है तो आपको कन्वर्ट करने पड़ेंगे उनको, एटीएम में प्रेशर को और वॉल्यूम को लीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये है आपका पीवी इक्वल टू एनआरटी जो हम काम में लेते हैं, ठीक है। इस पे बहुत सिंपल टाइप का अगर मैं आपको क्वेश्चन करवाऊँ और मैं कहूँ कि फाइंड नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है, फाइंड नंबर ऑफ मोल्स इन 50 ml and number of moles of O2 oxygen in 50 ml volume and आपको वॉल्यूम 50 ml दिया है 2 atm प्रेशर, ये आपको दिया गया है, ठीक है। आपको निकालना है टेम्परेचर, आपको दिया है मान लीजिए 300 केल्विन, नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं। ये सिंपल मैं आपको एप्लीकेशन बता रहा हूँ कि कैसे हम फॉर्मूले को यूज़ करते हैं, वैल्यू कैसे पुट करते हैं। एन की वैल्यू निकालनी है, एन इक्वल टू पी वी अपॉन आर टी। प्रेशर कितना दिया है 2 atm इंटू वॉल्यूम कितना है 50 ml है, ml को आपको लीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो डिवाइड कीजिए 1000 से, तो 50 डिवाइड बाई 1000 होगा, तो मल्टीप्लाई कर देता हूँ 10⁻³ क्लियर है। चलिए डिवाइड बाई आर की वैल्यू 0.0821 इंटू टेम्परेचर 300। तो इस तरह से हम क्या निकाल सकते हैं, आपके मोल्स को फाइंड आउट कर सकते हैं, क्लियर है। चलिए इसे एक बार आप नोट कीजिए। चलिए ओके, तो देखिए, और ये किसके लिए वैलिड है, ओनली ऑन गैसेस के लिए, ठीक है ना, ध्यान रखना। सॉलिड और लिक्विड के लिए हमें काम में नहीं लेना, क्योंकि आइडियल गैस इक्वेशन है, ठीक है। आइडियल गैस का आपका पूरा एक चैप्टर है, 5th चैप्टर गैसियस स्टेट, वहाँ पे हम इसको फुल डिटेल में पढ़ते हैं। अभी तो केवल नॉर्मली मैंने आपको एक इक्वेशन ही बताया है, ठीक है ना। नेक्स्ट चीज जो हम देखते हैं दैट इज एसटीपी। अगर हमें वॉल्यूम फाइंड आउट करना है, एसटीपी का मीनिंग होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, उसे हम बोलते हैं आपको एसटीपी, ठीक है। तो एसटीपी के दो कन्वेंशन काम में लिए जाते हैं, ओल्ड, एक तो होता है ओल्ड कन्वेंशन, एक होता है न्यू कन्वेंशन, ठीक है। ओल्ड वाला पहले हम काम में लेते थे, ठीक है। एसटीपी में आपके पास दो कन्वेंशन है, एक है ओल्ड कन्वेंशन और एक है आपके पास
न्यू कन्वेंशन। ठीक है, ओल्ड कन्वेंशन क्या कहता था? ओल्ड कन्वेंशन ये कहता था कि स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, मतलब आपको टेम्परेचर जो है स्टैंडर्ड लेना है, दैट इज 273 केल्विन, या जिसे हम क्या बोलते हैं 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, और जो प्रेशर लेना है आपको वो कितना लेना है 1 atm। ये आपकी स्टैंडर्ड कंडीशन होती है। क्या होती है स्टैंडर्ड कंडीशन? जब भी एसटीपी बोला जाए इसका मतलब टेम्परेचर कितना है 0 डिग्री सेल्सियस और प्रेशर कितना है 1 atm। ठीक है, ये पुराना कन्वेंशन हम काम में लेते थे और आज भी बुक्स में मोस्ट ऑफ द टाइम आप इसे ही देखोगे। ठीक है, न्यू कन्वेंशन अब आपका क्या है आ गया है। ठीक है, तो उतना ज़्यादा इम्प्लीमेंट नहीं है, फिर भी हम इसको पढ़ते तो हैं, कहीं कहीं इसके क्वेश्चंस भी आपको मिलते हैं। ठीक है ना, तो न्यू कन्वेंशन का मतलब क्या है? फिक्स्ड टेम्परेचर, फिक्स्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर जो होगा वो कितना होगा आपके पास 1 बार। टेम्परेचर होगा वो आपका फिक्स होगा। ठीक है ना, जैसे यहाँ पे 0 है, ऐसा नहीं कि यहाँ पे फिक्स यहाँ पे 0 होगा, यहाँ कोई भी टेम्परेचर हो सकता है लेकिन वो फिक्स होगा। और प्रेशर जो होगा वो कितना हम लेंगे 1 बार। यहाँ का कितना लेते थे 180, यहाँ कितना लेते हैं 1 बार। और इस चैप्टर के लिए मोल कॉन्सेप्ट के लिए हम जो फिक्स टेम्परेचर रहते हैं दैट इज 0 डिग्री सेल्सियस और 273 केल्विन। ठीक है ना, आप दूसरा चैप्टर इसी में पढ़ोगे आप, जैसे आयनिक इक्विलिब्रियम होते हैं, थर्मोडायनेमिक्स, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, वहाँ पे जो फिक्स टेम्परेचर हम लेते हैं वो लेते हैं 25 डिग्री सेल्सियस। ठीक है ना, तो ये चेंज हो सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। मोल कॉन्सेप्ट में आपको फिक्स टेम्परेचर को कितना लेना है 0 डिग्री सेल्सियस ही लेना है और प्रेशर 1 बार होगा। ठीक है, ये न्यू कन्वेंशन के हिसाब से। ठीक है, अब आपको मालूम निकालना है, क्या निकालना है? वॉल्यूम ऑफ 1 मोल गैस एट एसटीपी, ये आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, दोनों तरीकों से। तो क्या आप निकाल सकते हो? बिल्कुल निकाल सकते हैं। कैसे? पीवी इक्वल टू एनआरटी को यूज करके। देखिए, हमें क्या निकालना है वॉल्यूम, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या हो जाएगा एन आर टी डिवाइड बाई पी। 1 मोल, एन की वैल्यू 1 हो गई, आर की वैल्यू हो गई 0.0821 और टी कितना है 0 डिग्री सेल्सियस, और हमें टेम्परेचर केल्विन में लेना है, तो कितना लेंगे हम? ये हो जाएगा 0.0821 इंटू 273 केल्विन। ठीक है, डिवाइड बाय प्रेशर कितना है 1 atm। ठीक है, इसको जब आप सोल्व करोगे तो वैल्यू आएगी अराउंड 22.4 लीटर के आसपास। क्लियर है? वहीं हम यहाँ से देखें, ये तो इस तरीके से ओल्ड कन्वेंशन। न्यू कन्वेंशन के हिसाब से देखें तो वॉल्यूम इक्वल टू एनआरटी डिवाइड बाई पी, कितना आ जाएगा 1 इंटू 0.0821 इंटू टेम्परेचर 273 डिवाइड बाय प्रेशर। प्रेशर आपका कितना है 1 बार, और आपको किस में लेना है एटीएम में। मैंने आपको बताया था एटीएम में आपको क्या करना पड़ेगा, कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि आर की वैल्यू हमने 0.0821 ली है जिसकी यूनिट क्या होती है एटीएम लीटर। तो आपको वॉल्यूम लीटर में चाहिए तो इसलिए यहाँ पे लीटर लिखा मैंने। ठीक है ना, लीटर में आएगा। और प्रेशर जो है वो किस में लेना पड़ेगा एटीएम में लेना पड़ेगा, और आपको दिया है 1 बार। अभी मैंने आपको बताया 1 एटीएम 1.013 बार के बराबर होता है। ठीक है, यही मैंने आपको बताया था। और आपको यहाँ प्रेशर 1 बार में दिया है, तो 1 बार इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 डिवाइड बाई 1.013। ठीक है, तो ये मल्टीप्लाई होगा ऊपर की तरफ आएगा और यहाँ से थोड़ी सी वैल्यू बढ़ जाएगी और 22.4 की जगह क्या आ जाएगा 22.7 लीटर। तो बस ये हल्का सा माइन्यूट सा डिफरेंस होता है। ठीक है, आज के टाइम में जितने भी क्वेश्चंस आप करोगे 98% आपको या 95% क्वेश्चन आपको इस तरीके से मिलेंगे, जहाँ पे वॉल्यूम 1 मोल गैस का कितना लिया हुआ रहेगा 22.4 लीटर। मतलब आपको वैल्यू इस टाइप की दी जाएगी जो इसके मल्टीपल में हो या ईजिली कट हो जाए इससे। ठीक है, बहुत ही रेयर केस में 10 में से 1 या 2 क्वेश्चन में आपको ये वैल्यू काम में लेनी पड़ेगी। ठीक है, बट आपको ध्यान दोनों ही रखना है। जो ओल्ड कन्वेंशन था 22.4 लीटर है, न्यू कन्वेंशन 22.7 लीटर है,
क्वेश्चन में जो दिया है उसके अकॉर्डिंग आपको करना है, ठीक है ना। कोई ज़्यादा डिफरेंस आने वाला है नहीं, इसलिए टेंशन मत लेना, ठीक है ना। मोस्टली यही काम में आएगा, ठीक है। तो ये होता है आपका STP, क्लियर है। और यहाँ से हम एक फॉर्मूला डिराइव करते हैं, मतलब मोल्स के लिए जो हमारे पास फॉर्मूला होता है वो हम लेते हैं नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने का, जो हमारे पास थर्ड फॉर्मूला है, नंबर ऑफ मोल्स। वो फॉर्मूला क्या होता है, थर्ड जो वॉल्यूम है, दैट इज वॉल्यूम जो भी आपको दिया गया है डिवाइड बाई 22.7, इसको आप लिख ली गिवन वॉल्यूम। नंबर ऑफ मोल्स आपको कैलकुलेट करने हैं, हम किस हिसाब से कर रहे हैं, न्यू कन्वेंशन के हिसाब से कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर आपको मोल्स निकालने हैं तो मोल्स का क्या फॉर्मूला आ जाएगा आपके पास, जो भी आपको वॉल्यूम दिया गया है क्वेश्चन में, लेकिन ये कंडीशन कौन सी रहेगी, STP रहेगी, ठीक है ना। ये चीज़ ध्यान रखना, ये सब हम किसके लिए निकाल रहे हैं, STP पर निकाल रहे हैं, ठीक है। तो STP पर नंबर ऑफ मोल्स कितने होंगे, गिवन वॉल्यूम, ठीक है, जो भी आपको दिया गया है गैस का, ठीक है ना। तो गिवन वॉल्यूम ऑफ 8 STP आप लिख लीजिए 8 STP, ठीक है, डिवाइड बाई 22.7। चिंता मत कीजिए, क्वेश्चन करते करते आपको सब याद हो जाएंगे, ठीक है ना। बस हाँ, क्वेश्चंस करने हैं, ऐसा नहीं छोड़ दिए तो फिर नहीं होंगे याद कुछ भी, ठीक है ना। और अगर क्वेश्चन करते रहे तो आपको रिवीजन करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, इतना आपको याद हो जाएगा, ठीक है। तो थर्ड फॉर्मूला हमारे पास आ गया नंबर ऑफ मोल्स का, दैट इज गिवन वॉल्यूम एट STP डिवाइड बाई 22.7, ठीक है। और ये किसके लिए वैलिड है, वैलिड फॉर ओनली गैसेस, गैसों के लिए है ना, ध्यान रखना। सॉलिड लिक्विड में हम इसको अप्लाई नहीं करते हैं। चलिए इसे एक बार आप नोट कर लीजिए। ओके, तो देखिए आज के लेक्चर में तो बेसिकली हमने न्यूमेरिकल्स ही किए हैं, ताकि आपकी थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाए, समझ में आ जाए चीज़ों को। फिर भी कन्फ्यूजन है तो फिर से उन्हीं को आप क्वेश्चंस को दोबारा रिपीट कीजिए, फिर से सोच के, क्लियर है। आई एम श्योर हो जाएंगे आपसे, ईजी है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है। फिर हमने थर्ड फॉर्मूला बनाया, दैट इज गिवन वॉल्यूम एट STP डिवाइड बाई 22.7, क्लियर है। कहीं कहीं आपको 22.4 भी मिल जाएगा, मैंने कहा ना ओल्ड कन्वेंशन के हिसाब से, ये हमने न्यू के हिसाब से लिखा है, तो दोनों सही है, टेंशन वाली बात नहीं है। आपके आंसर में कोई चेंजेस नहीं आएंगे मेजरली, ठीक है। आपको वैल्यू ही ऐसी दी जाएगी तो या तो इससे डिवाइड होगी या इसके मल्टीपल में होगी, या इससे डिवाइड होगी या इससे मल्टीपल में होगी, ठीक है। तो उस चीज़ की आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्लियर है। तो आज के लेक्चर को हम यहीं फिनिश करते हैं, मिलते हैं फिर अपने नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।